हमने कहा कि हार्मोनिक मीन आप हमेशा एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन के लिए फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जीएम कब यूज़ होता रहता है। तो बेटा क्वेश्चन में अगर आपको डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिल जाए, अब एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, किस तरह से आपसे कह देता है कि यार एक पर्सन की जो इनकम सैलरी के अंदर जो इंक्रीज है वो फर्स्ट ईयर में 10% का होता है, सेकंड ईयर में 15% का होता है, थर्ड ईयर में 18% का होता है। तो मुझे बताओ कि एवरेज इंक्रीज कितना है। मैंने जो वैल्यूज बोली हैं वो 10%, 15% और 18% बोली हैं। ये आपको डाटा दे देते हैं। तो इसका हर किसी ये मतलब नहीं कि हम इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे और हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है वो 43/3 इज इक्वल टू 14.67% है। तो ये क्वेश्चन गलत कर दिया हम लोगों ने। अगर हम लोगों ने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज को इस तरह से फाइंड किया है तो ये क्वेश्चन हम लोग गलत कर बैठे हैं। तो अब हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। भाई डाटा सैलरी में इंक्रीज डिक्रीज बता सकता है, इसी तरह से किसी भी टाउन की पॉपुलेशन में बता सकता है इंक्रीज डिक्रीज, मतलब आपको ग्रोथ रेट बता दे, आपको डेथ रेट बता दे कि ये हो सकता है। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस के अंदर और इंडेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 है इंडेक्स नंबर। तो बस इतना थ्योरेटिकली याद रखें कि रेट ऑफ चेंज, आपको पता है ना वो रेट ऑफ चेंज, कौन सा ग्राफ यूज करते थे रेट ऑफ चेंज के लिए? सर टाइम सीरीज वाला। रेट ऑफ चेंज के लिए तो एब्सोल्यूट चेंज के लिए कौन सा यूज करते थे? सर वो टाइम सीरीज एब्सोल्यूट के लिए। रेट ऑफ चेंज के लिए भी टाइम सीरीज है और रेट एब्सोल्यूट चेंज के लिए वो टाइम सीरीज है। ये क्या बात हुई? नहीं सर, रेट के लिए सेमी लैग है। रेट ऑफ चेंज के लिए सेमीलॉग ग्राफ, जबकि एब्सोल्यूट चेंज के लिए हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ यूज करते थे। शुक्र अल्लाह ताला का कि बाकी कोई नहीं बोला और ना कोई इस तरह से याद कर रहा है पीछे से। हालांकि मैंने कई मरतबा आप लोगों से कहा है कि ये ना हो कि आगे भागते जाओ और पीछे से कुछ भी ना आता हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी को नहीं पता था कि कौन सा ग्राफ हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। एनीवे एडमिट कार्ड मुझे पकड़ा देना, मैं जाके आपके हिस्से का पेपर दे आऊँगा। ठीक है, आप लोग नहीं मेहनत करना। तो ज्योमेट्रिक मीन हम लोग चूज करते हैं रेट ऑफ चेंज। तो जब मैं सेमी लॉग ग्राफ पढ़ा रहा था तो उधर रेट ऑफ चेंज तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप एक्चुअल वैल्यूज के अंदर चेंज नहीं बता रहे कि 10 रुपीज़ का चेंज आया है, आपसे कह रहे हैं कि 10% का इंक्रीज आया है। तो इस तरह से अगर आप वैल्यूज बताते हैं तो ये रेट ऑफ चेंज है। अगर परसेंटेज की टर्म में बताएं, परसेंटेज में डाटा आ जाए, रेशो की बात कर दे, ग्रोथ रेट की बात कर दे या इंडेक्स नंबर की बात कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे। चाहे अब क्वेश्चन में मेंशन ना हो, आपने ज्योमेट्रिक मीन ही लगाना है। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है? अब बच्चे को ये पता होता है कि ज्योमेट्रिक मीन लगेगा लेकिन गलत इस्तेमाल करता है। वो कैसे? अ पर्सन सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 8%, 12%, 15% पर एनम in the first 3 years consecutively. Find average increase in salary. तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है? 8 + 12 + 15 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर सिंपली से उसके पास आ जाता है 11.67%। ऐसे ही आ रहा है। यस सर। तो 11.67% नहीं बताना होगा। गलत। ये 11.6 रॉन्ग है। अरेथमेटिक मीन यूज नहीं होगा। इसमें कौन सा मीन यूज होगा? ज्योमेट्रिक। अब ज्योमेट्रिक मीन। अब स्टूडेंट क्या करता है कि वो 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 रेज टू पावर 1/3 कर देता है। कि सर ने कहा था ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है, तो ज्योमेट्रिक मीन में तो वैल्यूज को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो कुछ इस तरह से फाइंड करके आंसर कर देता है हमें कि आंसर है 11.29%। तो ये भी गलत।
डन, ओके। यस सर। तो ओके सर। हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है? आप लोगों को ना उसकी एक्चुअल सैलरी नहीं बताई गई, और हम लोगों ने कहा था कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन करनी है ना वो एक्चुअल वैल्यूज़ की करनी है, उन वैल्यूज़ में चेंज की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। तो ये 8% तो उसमें मौजूद चेंज है, 12% तो वैल्यूज़ में मौजूद चेंज है, तो आपने चेंज में मल्टीप्लाई करके नहीं बताना उसे। अब आपने क्या करना है कि अगर एक्चुअल सैलरी गिवन नहीं है तो आप उसकी सैलरी को सपोज कर दो 100। 100। शाबाश। अब अगर 100 उसकी सैलरी को आपने सपोज किया और उसने आपसे कहा कि उसकी सैलरी में इंक्रीज आया है 8% का, तो कितनी सैलरी हो जाएगी 8% के इंक्रीज के बाद? 108। 108। 108%। सिर्फ 108 नहीं, जब डाटा सारा परसेंटेज में ले रहे हो यस। यस सर, तो परसेंट। 108%। और परसेंटेज के साइन को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है, 100 पता है किया जाता आपको? तो वो वैल्यू क्या यस बन सर। जाती है फिर आपके पास? 1.08। इसी तरह 12% का इंक्रीज आएगा तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी? 112%। तो हम इसे कितना कंसीडर करेंगे? 1.12 अगर रेशो में 7%, अगर चलें इसी तरह से 15% हो तो हम क्या लिख देंगे? 1.15। 1.15 या 115%। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर डिक्रीज कह दे इन केस, अब यहाँ पर तो नहीं था, वैसे अगर डिक्रीज भी तो हो सकता है ना वैल्यूज में, तो डिक्रीज कह दे कि 7% का डिक्रीज है, तो आप उसे क्या लिखोगे? 100 से 7% लेस होगा, बाकी 93% रह जाएगा। 93%। शाबाश। 10% का डिक्रीज हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 90% है। और शाबाश। और रेशो में अगर 0.9। 13% का डिक्रीज हो तो हम क्या वैल्यू यूज करेंगे? 87%। 87। 87%। शाबाश, बहुत आला। चलें बेटा, अब वैल्यूज को आपने इसी तरह से कन्वर्ट करना है। अब चाहे आप ये वाली वैल्यूज यूज कर लें, चाहे आप यूज कर लें रेशोज वाली, आंसर में कोई फर्क नहीं आता। तो अगर आपने आंसर करना हो ना इन ओके टर्म्स सर। ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो फिर परसेंटेज में रहने दें, रेशो में करना हो तो रेशो में कर लें, वरना परसेंटेज में। अब 8% का इंक्रीज था तो आप क्या वैल्यू यूज करोगे? 108%। 108 मल्टीप्लाइड बाय 12% के लिए क्या वैल्यू यूज करोगे? 112। और 112। 15% के लिए क्या वैल्यू यूज करोगे? 115। 115। अब इन वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, इन वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। तो इन वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाता है 111.63%। गॉट इट? क्लियर है? यस सर। यस सर। 111.63%। अब उसने आपसे पूछा क्या था? फाइंड एवरेज इंक्रीज इन सैलरी। इंक्रीज। बेटा ये 111.63% ये एवरेज सैलरी है, और उसने आपसे पूछा एवरेज इंक्रीज इन सैलरी, तो 100 तो उसकी पहले ही थी सैलरी, यस सर। ऐसे ही है ना? तो वो 100 यस तो सर। इसमें से माइनस करो ना, 100 तो इसमें से माइनस करो, क्योंकि तो इंक्रीज कितने का आया? 11.63%। ओके। अब आपको क्या ये ओके क्वेश्चन सर। क्लियर है? तो यस सर तो क्लियर है। जब भी डाटा परसेंटेज की फॉर्म में आ जाए और आपसे उसकी एवरेज परसेंटेज पूछी जाए तो आपने हमेशा इसी तरह से फाइंड करके देनी है। गॉट इट? यस सर। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने। 8% का इंक्रीज, 12% का इंक्रीज और 7% का डिक्रीज। ऐसे समझ लें जैसे एक टाउन की पॉपुलेशन है, फर्स्ट ईयर में उसकी जो
पॉपुलेशन थी उसमें 8% का इंक्रीज आया, सेकेंड ईयर में 12% का इंक्रीज आया और थर्ड ईयर में 7% का डिक्रीज आया। तो अगर परसेंटेज में वैल्यूज लिखेंगे तो 108, 112 एंड 93 रेज़ टू पावर 1/3, तो आंसर आ गया 104। उसमें से 100 माइनस करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 4% का इंक्रीज। इंक्रीज है। अगर रिजल्ट इसको आपस में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के बाद रिजल्ट 100 से ग्रेटर हो तो इंक्रीज होगा और 100 से स्मॉलर हो तो डिक्रीज को शो करेगा। तो आप ये 100 से ग्रेटर था तो ये इंक्रीज है 4% का। यही डाटा आप ये रेशो की टर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखें, अब ये रेशो की टर्म में लिखा हुआ है, ये रेशो की टर्म में लिखा हुआ है। अब जब रेशो की टर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर 1.04। तो अब माइनस 100 नहीं किया जाएगा, अब माइनस क्या करेंगे, 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04। अब परसेंटेज में आंसर करने के लिए परसेंटेज का साइन लगाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, तो सेम वही 4% इंक्रीज ही आता है। डन, ओके। यस सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको परसेंटेज और रेशो में डिफरेंस का पता है? रेशो और परसेंटेज में डिफरेंस क्या होता है? सर ये रेशो प्रोडक्ट रेट होती है। रेशो क्या क्या सर ये रेशो डिवाइडेड बाय 100 होती है। रेशो डिवाइडेड बाय 100 होती है। अच्छा बेटा, बस इतना बता दूं, जैसे आपके सामने परसेंटेज का कोई आंसर आता है ना, तो आपको पता है कि भाई परसेंटेज में टोटल को 100 सपोज करते हैं। एम आई राइट? परसेंटेज में टोटल को 100 कंसीडर किया जाता है, ऐसा ही है? यस सर। तो बेटा, और बिल्कुल। रेशो में टोटल को 1 कंसीडर किया जाता है। बस इतना फर्क है कि परसेंटेज के लिए जो बेस बनाई जाती है वो 100 बनाई जाती है और रेशो के लिए जो बेस बनाई जाती है वो 1 बनाई जाती है। परसेंटेज में 100 के ऊपर चेंज देखते हैं कि चेंज कितना है, जबकि 1 के ऊपर जब चेंज चेक करते हैं तो वो रेशो बन जाती है। अब यही चीज़ कि अगर 8% का इंक्रीज है और वो परसेंटेज में बताना है तो 108 है, और अगर वो रेशो में बताना है तो वो 1.08 है, कि 1 रुपया 8% से इंक्रीज होकर 1.08 बन जाएगा, लेकिन 100 रुपीज 8% से इंक्रीज होकर 108 बन जाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो कंपैरिजन होता है ना, 100 के मुताबिक कंपैरिजन करेंगे तो परसेंटेज, 1 के मुताबिक कंपैरिजन करेंगे तो रेशो। अब यहाँ पर देखें, ये आंसर परसेंटेज में हम लोगों ने लिखे हुए थे तो -100 किया, क्योंकि मैंने बेस 100 बनाई हुई थी। ये ऊपर वाले ये वाले आंसर जो थे ना, ये 1 को बेस बना के लिखे हुए थे तो मैंने -1 किया है। ओके, रेशो और परसेंटेज में सब कुछ क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद सर बेटा, रेशो वाला दोबारा रिपीट कर दें। रेशो में रेशो 0 से लेकर 1 तक होती है रेशो हमारी। हाँ ऐसा ही है बेटा। रेशो में ना आपने जो चेंज चेक करना होता है ना, वो चेंज 1 को बेस बना के चेक किया जाता है। सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपके मार्क्स 50% से इंक्रीज हो गए हैं। अब अगर मैं आपको टोटल मार्क्स ना बताऊं और कोई सपोज करे तो वो कुछ इस तरह से कि अगर 100 हो मार्क्स पहले, तो अब वो मार्क्स 150 बन चुके हैं। अब ये परसेंटेज है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि यार अगर इसके मार्क्स को 1 कंसीडर किया जाए तो 50% से इंक्रीज के बाद इसके मार्क्स 1.5 हो चुके हैं, तो ये रेशो है। सिर्फ दोनों की बेस का फर्क होता है बस।
सिंपल सी बात कि अगर परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो रेशो बन जाती है। परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो रेशो बन जाती है, और अगर रेशो को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो वो परसेंटेज बन जाती है, और उसके साथ परसेंटेज का साइन लगा दो। ओके साइमा? जी सर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको 3-4 सिचुएशंस बताई कि एवरेज स्पीड में हार्मोनिक मीन यूज़ कर लें, और रेट ऑफ चेंज, परसेंटेज, रेशो, ग्रोथ रेट, इंडेक्स नंबर्स, इस किस्म का अगर कोई डाटा हो तो जीएम यूज़ कर लें। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन हो, इन ऑल अदर सिचुएशंस आप हमेशा हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे। डन? इसके अलावा कोई भी और सिचुएशन हो, आपने हमेशा हार्मोनिक मीन यूज करना है। ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आई कैप से रिलेटेड। आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा डाटा है जिससे आप हार्मोनिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। तो बेटा, अरिथमेटिक मीन हर किस्म के डाटा से फाइंड हो सकता है, लेकिन हार्मोनिक मीन उस वक्त फाइंड नहीं कर सकते जब हमारे डाटा में कोई भी सिंगल वैल्यू ज़ीरो हो जाए। हम लोग हार्मोनिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। उसके रीज़न कि हम लोगों ने ना वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेना होता है। अगर कोई वैल्यू मेरे पास 0 आ जाए तो उसका रेसिप्रोकल है 1/0, और 1/0 ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी प्लस एनी कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस वजह से मतलब हार्मोनिक मीन यूज नहीं होता अगर डाटा में 0 आ जाए। क्लियर है बात? क्लियर है बेटा? हार्मोनिक मीन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त फाइंड नहीं कर सकते जब डाटा में 0 हो। जब डाटा में 0 हो हार्मोनिक मीन फाइंड नहीं हो सकता। लेकिन जीएम 3 सिचुएशन में फाइंड नहीं होता। ये मैंने ए बी सी मैंने वैसे सपोज कर दिया, मतलब वो नंबर्स हो सकते हैं कोई ना कोई। मैंने सिर्फ वो ए बी सी लिख दिया है कि आप कोई ना कोई नंबर सपोज कर लें। जब आई क्या पूछेगा तो इधर कोई ना कोई नंबर्स गिवन होते हैं। तो जीएम 3 सिचुएशन में फाइंड नहीं हो सकता, और वो 3 सिचुएशन है कि बेटा अगर डाटा में 0 आ जाए तो आप खुद बताओ 0 आने की सिचुएशन में जीएम में हमने प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज करना होता है, और जैसे भी मल्टीप्लाइड बाय 0 करेंगे तो सारे का सारा प्रोडक्ट 0 नहीं हो जाता? Yes, sir. Yes, sir. तो इस वजह से और आंसर आ जाएगा 0। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जीएम इज इक्वल टू 0, हम कहेंगे कैन नॉट डिटरमिन। अब यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि अगर डाटा में 0 आ जाए हार्मोनिक मीन, तो आपने ये नहीं कहना हार्मोनिक मीन इज इन्फिनिटी, आपने कहना है कैन नॉट डिटरमिन। ज्योमेट्रिक मीन ये नहीं कहना इज इक्वल टू 0, आपने कहना है ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट डिटरमिन। तो 0 की सिचुएशन में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं हो सकता। और अगर आपके डाटा में कोई एक सिंगल वैल्यू मतलब नेगेटिव हो, तब भी आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट होता है, और अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं होता, आयोटा की फॉर्म में चले जाते हैं। आयोटा फॉर्म। ओके, तो अब देखें ना, आपके पास 3 वैल्यूज हैं, सपोज 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? -30। तो -30 अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो इनका ज्योमेट्रिक मीन भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बात? सेकंड कंडीशन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड Yes, sir. Clear है. कंडीशन कि बेटा अगर मेरे पास एक नंबर है सपोज 16,
√16, इसके साथ कुछ और नंबर भी मौजूद हैं। तो बेटा √16 को जब ओपन किया जाता है ना तो ये +-4 होता है। सिर्फ पॉजिटिव, आपका कैलकुलेटर तो आपको पॉजिटिव वैल्यू बताएगा, लेकिन अगर हम लोग मैथमेटिक्स की रूल से देखें तो मैथमेटिक्स इसको हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज में लेकर आती है। ओके यस सर। तो बेटा अभी तो कहा है कि नेगेटिव वैल्यू का जीएम फाइंड नहीं हो सकता, तो फिर अगर कोई एक सिंगल नंबर आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में आ जाता है तब भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं हो सकता। तो आपने बस ये तीनों कंडीशन इसी तरह से अपने पास रखनी है। क्लियर? और बेटा सर ये एम एचएम वाली कंडीशन रिपीट कर दें। बेटा अगर 0 आ जाए, सिर्फ डाटा में 0 हो, आपसे कहा जाए 3, 5, 0 एंड 7 का एचएम फाइंड करें, तो आप कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे 4 ओवर, क्योंकि 0 खुद एक नंबर है ना, तो 4 ये ना हो पता चले यार 0 को निकाल दो, नहीं, वो तो नंबर ऑफ वैल्यूज कम हो जाएंगी। 0 को निकालना नहीं है, डाटा में रखना है। तो 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो यस इस सर। वजह से वो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हार्मोनिक में। तो बेटा ये तीनों कंडीशन मैंने ना ज़रा शॉर्ट वे में करके लिख दी हैं, क्या आपको बस इतना याद होना चाहिए कि अगर कोई भी वैल्यू 0 आ जाए तो जीएम फाइंड नहीं करना, कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए और अंडर रूट की फॉर्म में आ जाए तो आपने जीएम फाइंड नहीं करना, और एचएम हर सिचुएशन में फाइंड हो जाता है। एचएम हर सिचुएशन में फाइंड हो सकता है, सॉरी एएम हर सिचुएशन में फाइंड हो सकते हैं। एचएम का आंसर 0 नहीं होगा, जीएम का आंसर 0 नहीं होगा, लेकिन एएम का आंसर कुछ कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी, वो नेगेटिव भी, लेकिन जीएम हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जीएम का आंसर 0 नहीं होगा, एचएम का आंसर भी 0 नहीं होगा। डन? ये पॉइंट्स याद रहेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये खुद आई कैप का क्वेश्चन है। अब आप लोग जब आई कैप के पेपर कर रहे होंगे उसी टाइम आपको एहसास होगा कि ये सारी चीज़ें तो आपने क्लास में पढ़ ली थी। ओके बच्चों, यस सर। तो मतलब ओके। बाकी टीचर्स ने अपनी वो असाइनमेंट्स बना के उधर दिए हुए हैं, तो मैं जब अपने रेगुलर लेक्चर्स पढ़ा रहा होता हूँ तो उन्हीं लेक्चर्स में ही मैं आई कैप के क्वेश्चंस करवाता हुआ जाता हूँ, तो मेरे लेक्चर्स में वो सारी दूसरों की असाइनमेंट्स जो होती हैं ना वो कवर हो जाती हैं, तो इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स के लिए मेरे लेक्चर्स ही बहुत होते हैं और पेपर पास हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी सर नेगेटिव वैल्यूज का एचएम भी नहीं फाइंड होता? नहीं, एचएम फाइंड हो जाते हैं बेटा। नेगेटिव वैल्यू के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से जीएम फाइंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो 1/-3 ये तो फाइंड हो सकता है ना, तो फिर मैं उधर वो प्लस का साइन नहीं लगाऊंगा, मैं उधर वो माइनस का साइन लगा दूंगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ओके सर ठीक। बात समझ आई है तुम्हें बेटा? यस एचएम सर। के लिए सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि अगर 0 आ जाए तो फाइंड नहीं करना, जीएम के लिए 3 सिचुएशन। क्लियर? यस सर क्लियर। यस ओके सर। बेटा, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल मिलते हैं 1 बजे, 1 से 3 बजे तक कल हमारा लेक्चर होगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।